जी नेक्स्ट हम करते हैं ट्यूमर्स ऑफ नेजोफेरिंक्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले आपके बिनाइन ट्यूमर्स होती हैं। एक बिनाइन दिया हुआ है इसके अंदर और इसके अलावा आपका फिर दिया हुआ है कैंसर वाला। ठीक है, सो दो आपके इसमें टॉपिक हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो है वो है नेजोफेरिंजियल रीजन के अंदर होता है, तो नेजोफेरिंजियल फाइब्रोमा कहते हैं। ये जुवेनाइल नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना कॉमन ट्यूमर है किसके अंदर, नेजोफेरिंक्स में सबसे मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो है वो एंजियोफाइब्रोमा ही है। अब इसकी ईटियोलॉजी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके वाइवा में पूछते होते हैं कि फिर ये किस में ज़्यादा होता है, मतलब ये पूछते हैं कि ये मेल में ज़्यादा होता है और किस एज में ज़्यादा होता है। सेकंड डिकेड इसमें जो आते हैं ना बच्चे ही आएंगे, 10 to 20 ईयर्स के ही आएंगे इसके अंदर। ठीक है, सो इसमें लाइट से बताया हुआ है कि ये मे भी जो है ना टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट हो सकता है, इसलिए इनके अंदर होता है। ऐसे पेशेंट में क्या बनता है, हेमाटोमस जो है ना नीरस बनता है, वैस्कुलर टिश्यू का एक होता है, उसके बाद जो है वो एक्टिवेट होता है और एंजियोफाइब्रोमा जो है वो बना देता है। अब इसकी साइड जो है वो आपका इंपॉर्टेंट MCQs भी है और आपके UQs में पूछते होते हैं कि कहाँ पे अराइज करता है। सो ये वाला कट कर दें। इसके बाद जो लिखा हुआ है यहाँ पे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी क्लोज टू द सुपीरियर मार्जिन ऑफ स्फीनम पैलेटाइन फोरामेन, ये इसकी जो है ना वो साइट है और ये आपने जो है इसको याद रखना है। यहाँ से ट्यूमर ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद नेजल कैविटी में जा सकता है। ठीक है, नेजोफेरिंक्स जा सकता है, टेरिकोपैलेटाइन फोसा में। इसके अलावा जहाँ जहाँ उसको रास्ता मिलता है ना मैक्स साइनस के अंदर हर जगह उसने पुश करना है, ब्रेन के अंदर हर जगह जो है वो जा सकता है। ठीक है, अब देखें इस तरह से है कि हमारी जो है सपोज करें ये जो थी स्कल और ये है नोज़ है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है नेजोफेरिंक्स था बिल्कुल नोज़ के एंड पे स्फीनम पैलेटाइन फोरामेन के ऊपर वाले मार्जिन में, यहाँ पे जो है ये अराइज करता है। तो अराइज करने के बाद इसने कहाँ जाना है, एंटीरियरली जा सकता है, ये ब्रेन में जा सकता है, ये यहाँ पे जो चीक्स होंगी मैसेज साइनस के अंदर जा सकता है, ये ऑर्बिट होगा तो ऑर्बिट में जा सकता है ये। सो ये हर जगह स्प्रेड कर सकता है। इसी वजह से थोड़ा सा डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नाक के अंदर जब ये जाता है नोज़ के अंदर तो ये करवाता है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है। इसी तरह से जो पॉलिप होते हैं वो भी ये काम करवाते हैं। इस तरह से एक ट्यूमर है नोज़ का जिसे इन्वर्टेड पेपिलोमा बोलते हैं, उसका भी यही काम है, उसने भी नोज़ में जो है ब्लॉकेज करवानी होती है, वो भी मैस होता है। सो ये सारी जो है ना चीज़ें जो है ना मिक्स हो रही होती हैं। इसके अलावा मैसली का जो एक कैंसर है, ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ द मैसली साइनस, वो भी यही काम करवाता है कि वो भी नोज़ की ब्लॉकेज करवाता है, साथ ही साथ जो है वो चीक्स पे भी उसका इफेक्ट आ रहा होता है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो रही होती हैं। सो हम इसको अलग अलग से पढ़ेंगे, सारे चैप्टर सब साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना ईजी हो जाएगा। पैथोलॉजी अगर हम देखते हैं इसके तो क्या होता है कि वेस्कुलर होता है और फाइब्रस कंपोनेंट होता है, लेकिन मोस्टली वेसल्स किससे बनती है, जस्ट एंडोथीलियम से। एंडोथीलियम होती है, इसके अंदर इलास्टिक और मस्कुलर कोर जो है वो नहीं होती, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है, शदीद वाला ब्लीड करता है, मतलब एपिस्टैक्सिस होती है। अब आगे लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन कहाँ कहाँ होती है, वही मैंने बताया कि नेज़ल कैविटी में होगी तो क्या करवाएगा, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा, एपिस्टेसिस करवाएगा, नेज़ल डिस्चार्ज करवाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लीडिंग हो रही है। पैरानेज़ल साइनसिस में जा सकता है, इसके अलावा टेरिको मैक्सिलरी फोसा में जा सकता है, इसके अलावा इंफ्राटेम्पोरल फोसा में जा सकता है और चीक्स में जा सकता है। ठीक है, ऑर्बिट में जा सकता है, ऑर्बिट में जाएगा तो फ्रोक फेस डिफॉर्मिटी करवाएगा, क्योंकि जो आइज़ हैं उनको फॉरवर्ड पुश करेगा। केरल कैविटी में एंटीरियर जा सकता है और मिडल में जा सकता है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। सो हम डायग्नोस्टिक पॉइंट देखते हैं। आपके पास जो है ना सिनेरियो आता है, सपोज करें 16 ईयर ओल्ड जो है ना बॉय आएगा। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो है कि प्रोफ्यूज रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एपिस्टैक्सिस होती है, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि इस पेशेंट को अनीमिया हो जाता है, ये आपके UQs में मेंशन होता है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है और डिनेजल स्पीच भी होती है। ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है, अब ये नोज सपोज करें तो पीछे है बिल्कुल इसके यहाँ पे मैस, तो ये मैस जो है दो क्वाना है यहाँ पे सपोज करें तो क्वाना को दोनों को इफेक्ट कर सकता है और एक को भी इफेक्ट कर सकता है, इसलिए हमें यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है और बायलैटरल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। जब ये नोजोफेरिंक्स के अंदर है तो इस नेस्ट्रोजन टिप को ब्लॉक करना है, उसकी जैसे जो है ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है। नेजोफेरिंक्स के अंदर हमें मैस नजर आया, किस तरह का मैस होगा, सिसाइल लोबुलेटेड स्मूथ ऑब्स्ट्रक्ट करेगा क्वाना को। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है कि आपके सिनेरियो में कहते हैं कि पिंकिश मैस। ठीक है, आपने नोट कर लें कि इसके अंदर क्या होता है, पिंकिश या रेडिश जो है ना उसके अंदर मैस हमें नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा जो है डिपेंड करती है कि कहाँ पे स्प्रेड कर गई है, उसकी वजह से जो है क्रेनियल नर्व्स जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकती है। आगे आपको टेबल दिया हुआ है, मेनली ये आपका DDs का टेबल है कि नेजोफेरिंक्स में कौन कौन से बिनाइन हो सकते हैं, कौन कौन से मैलिग्नेंट हो सकते हैं। सो बिनाइन में जो है आपके ये DDs आते हैं और आपसे पूछे जाते हैं जब ये क्वेश्चन आता है। सो एंजियोफाइब्रोमा, कॉर्नर पोलिप पोलिप जो है वो भी पोस्टीरियरली नेजोफेरिंक्स में जाता है, इसलिए इसी DDs में आता है और इसके साथ कंफ्यूज भी करते हैं लोग अक्सर, लेकिन उसमें ब्लीडिंग नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इतनी ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट जो है वो अनीमी हो जाता है।
स्क्वेमस पेपिलोमा हो गया, थोर्न वॉल्ट जो है सिस्ट हो गया इसके अंदर, और प्लेमॉर्फिक एडिनोमा हो गया, क्रेनियोफारिंजियोमा हो गया, हेमाटोमा हो गया, और इसके अलावा जो है बाकी चीज़ें भी इसके अंदर आ गई। सो ये हमारी डिडीज़ हैं, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम किस तरह करते होते हैं? डायग्नोसिस हम करते हैं कि इसको सबसे पहले सीटी स्कैन करवाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है कि सबसे पहले आपने क्या करवाना है इसके अंदर, और सबसे पहले सीटी स्कैन करवाना है, और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज़ है। पहला पॉइंट आ गया हमारा सीटी स्कैन वाला। सेकंड पॉइंट करवाना है आपने कि आपने सॉफ्ट टिश्यू लेटरल फिल्म ऑफ नेज़ोफेरिंक्स करवानी है, ठीक है। आपने अक्सर करवाना है किसका, सॉफ्ट टिश्यू लेटरल व्यू ऑफ नेज़ोफेरिंक्स, ताकि हमें नज़र आ जाए कि वहाँ पे कोई मैस है या नहीं है। इसके बाद हमने एक्सरे करवाना है किसका, PNS का, ठीक है, पैरानेज़ोसाइनसिस का करवाना है। उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट आपने क्या करवाना है, MRI करवाना है, और MRI के बाद जो है आपने बायोप्सी जो है वो नहीं करवानी। बायोप्सी आप करवाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन के दौरान जब आपने उसको रिमूव करना है, अदरवाइज़ आप इसके अंदर बायोप्सी नहीं करेंगे। बायोप्सी करेंगे तो इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लिखा बायोप्सी द ट्यूमर की अटेंड विद प्रीफ्यू ब्लीडिंग हो गया, सो हम इसे अवॉइड करते होते हैं, ठीक है। हम बायोप्सी नहीं करवाते, सिर्फ उसे सर्जरी के दौरान करते होते हैं। चलें जी, आपने पॉइंट इसमें ऐड कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एक पॉइंट है जिसका हॉलमैन मिलर साइन, एंटर साइन या हॉलमैन मिलर साइन। इसमें मेनली क्या होता है कि जो पोस्टीरियर वॉल होती है मैग्जी साइनस की, वो अंटीरियर मूव कर जाती है, वो अंटीरियर तरफ जो है ना मुड़ जाती है। इसे हम कहते हैं एंटर साइन या हॉलमैन मिलर साइन कहते हैं, बस इसको याद करना है। अच्छा, ये मैं बताना भूल गई, यहाँ पे ना कैटरेक्ट एंजियोग्राफी भी जो है ना आप इन्वेस्टिगेशन में आप ये भी इसके अंदर ऐड कर दें। नेक्स्ट करते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट। अच्छा जी, आपने अब इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है? ट्रीटमेंट जो होती है वो हमने मेनली सर्जिकल करवाते होते हैं, या फिर रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी के साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा सर्जिकल हमने जो ट्रीटमेंट करनी है उसकी डिफरेंट अप्रोचेस लिखी हुई हैं, सो आपने ये लिखना है, मेंशन करना है कि ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट के साथ साथ लेबल अप्रोच कर सकते हैं जैसे सार्डानास कहते हैं। इसके अलावा लेटरल राइनोटमी कर सकते हैं। एक्चुअली लेटरल राइनोटमी कब करते होते हैं, जब भी थोड़ी सी ज़्यादा फैल जाए, नोज़ की तरफ ज़्यादा हो जाए या फिर चीक की तरफ चली जाए, तब हम लेटरल राइनोटमी करवाते होते हैं। फिर एंडोस्कोपी रिमूवल कर सकते हैं, ट्रांसमैक्सिलरी अप्रोच कर सकते हैं जब मैक्सिला अप्रोच कर लें। इसके अलावा मैक्सिलरी स्विंग अप्रोच और फेशियल ट्रांसलोकेशन अप्रोच में पूरी की पूरी जो मैक्सिलरी है ना बोन, वो रिमूव कर देते हैं, उससे हम जाके अप्रोच करके तो उसे रिमूव करते हैं। इसके अलावा अगर टेम्पोरल में चली गई है तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा में जाएंगे। अगर ब्रेन में इसकी एक्सटेंशन होगी तो हम इंट्राक्रेनियल या एक्स्ट्राक्रेनियल जो है अप्रोच करते होते हैं। सो ये आपके अप्रोचेज़ हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद टेबल में भी यही लिखा है जो मैंने बताया आपको कि डिफरेंट जो है जगह, अगर डिफरेंट जगह इन्वॉल्व हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम अप्रोच जो है वो एक्सटेंड ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं इसकी। उसके बाद वो कहती हैं कि ऑपरेट से पहले अगर हम एम्बोलाइजेशन कर लें उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, और जब हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेट तो उससे जो है ज़्यादा ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो ये आपकी जो है यहाँ पे एम्बोलाइजेशन करवाई हुई है इन्होंने। इसके साथ एम्बोलाइजेशन के साथ हम एस्ट्रोजन भी दे सकते हैं, उससे ब्लड फ्लो जो है उसके अंदर कम हो जाएगा, सो हम इसको ठीक जो है वो कर सकते हैं। आगे लिखा है मैनेजमेंट ऑफ रिकरेंट ट्यूमर। रिकरेंट अगर बार बार रिकरेंस होता है हम ऑब्जर्व करेंगे, हमने उसको रिवाइज करना है सर्जरी को। अगर फिर भी हमारी सर्जरी फेल हो रही है बार बार तो हमने उसकी रेडियोथेरेपी करवानी है, ठीक है, रेडिएशन करवानी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियोथेरेपी लिखा हुआ है हैज़ बीन यूज्ड एज अ प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट दस अवॉइडिंग सर्जरी, ठीक है। हम इसको प्राइमरीली भी यूज़ करते हैं, सर्जरी के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ लिखा है रिकरेंट एंजियोफाइब्रोमा के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। कितना हम यूज़ करते हैं, डोज 3000 to 3500 जो है गारा यूज़ करते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम ट्रीटमेंट करते हैं इसकी वो है हार्मोनल थेरेपी, ठीक है। हार्मोनल में अपना नाम याद रखना है, इसके अंदर डाइथाइलस्टिलबेस्टोल हो गया, फ्लूटामाइड हो गया, और इसके अलावा जो है आपने नेक्स्ट करवाना है इसके अंदर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में अपना नाम रखने हैं याद, डॉक्सोरोबिसिन, विनक्रिस्टीन हो गया, डेकार्बिजिन, ठीक है। सो आपके अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने बड़े ही अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ट्रीटमेंट के वो आपने सारे मेंशन करने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आपने ये नहीं करना। आगे हम करते हैं ये टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन आपने इसको बहुत शॉर्ट वे में करना है, क्योंकि ये है तो इंपॉर्टेंट लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूट्यूब में आ जाए, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है ना वो आ सकते हैं, चांसेस हैं इसके आने के। अब ये है कि नोसोफेरेंजियल कैंसर जो है वो किस में ज़्यादा कॉमन होता है, वो चाइनीज़ ग्रुप में है, वो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। उसके बाद वो पूछते हैं आपसे कि इसमें जो है क्यों कॉमन है, क्योंकि वो लोग खाते हैं सॉल्टेड फ़िश, और सॉल्टेड फ़िश में क्या होता है नाइट्रोसामाइंस। इसके अलावा उनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी भी होती है, तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर जो है कैंसर करवाती होती है, क्योंकि विटामिन सी जो है प्रोटेक्टिव रोल करवाती है। सो मेनली जो है ताइवान, इंडोनेशिया के लोगों में जो है ज़्यादा होता है। आइडियोलॉजी क्या है, जेनेटिक है वही कि चाइनीज़ में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद है वायरल में एप्स्टान बार वायरस जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये एसोसिएटेड होता है इस डिजीज़ के साथ, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो MCQs भी है।
आगे लिखा हुआ है कि IgA एंटीबॉडी जो होती है, ठीक है, वो इसके अंदर काफ़ी स्पेसिफिक है और हमें जो है मिल जाती होती है 80% टू 80% लोगों के अंदर। आगे इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो एयर पोल्यूशन हो गया, स्मोकिंग, टबैको, नाइट्रोसामाइंस, डाइसल्टेड फिश हो गया, स्मोक बर्निंग इंसेंस हो गया, सारे जो है वो इसके अंदर ही आएंगे। आगे हम बात करते हैं पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी में अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा ट्यूमर होता है, ये होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। नेज़ोफेरिंक्स के अंदर जो कार्सिनोमा होता है उसका मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। लेकिन इसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा हो गया, लिम्फोएपिथेलियोमा हो गया, ये जो है ना ये 2 इसके अंदर होते हैं और ये कॉमन है, ये टेबल करने की जरूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं, अगर हम ग्रोसली देखें तो नेज़ोफेरिंक्स के अंदर कैंसर किस तरह जो है ना वो ग्रो करता है, किस तरह से जो है प्रेजेंटेशन इसकी होती है। सो इसकी होती है प्रोलिफरेटिव टाइप हो सकती है, अल्सरेटिव की तरह हो सकती है, या फिर इन्फिल्ट्रेटिव की तरह भी हो सकती है। अब मैंने लिखा है कि स्प्रेड कहाँ कहाँ करता है। स्प्रेड जो है ना वो लोकली करेगा आसपास के एरिया में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके MCQ गुजार जो मैंने पहले भी करवाया है कि कॉमनेस्ट साइट क्या होती है। ऐसी कॉमनेस्ट साइट जो होती है वो होती है फोसा ऑफ रोजनमुलर, ये आपका MCQ है इसके अंदर। अच्छा, आपको देखिए नेज़ोफेरिंक्स के अंदर है तो एंटीरियर स्प्रेड करेगा तो कहाँ जाएगा, नोज़ में जाएगा, इंफीरियर करेगा तो नीचे ओरोफेरिंक्स में, हाइपोफेरिंक्स में जाएगा, लेटर स्प्रेड करेगा तो पैराफेरिंजियल स्पेस में जाएगा। इसके अलावा जो है अपवर्ड की स्प्रेड की बात करें तो इंट्राक्रेनियल में जाएगा। इंट्राक्रेनियल जो है ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिनाइन की बात कर रहे थे वो इतना ज़्यादा क्रेनियल में जाता है लेकिन बहुत लेट जाता है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन मेनली जो है ना वो मैक्सिलरी साइनस के अंदर है, नोज़ के अंदर है, ऑर्बिट के अंदर है, इन्फोटेम्पोरल रीजन के अंदर है। लेकिन जो ये कैंसर है इसका मोस्ट कॉमन जो है ना इंपॉर्टेंट ये है कि ये अपवर्ड जो है ना ब्रेन में जाकर स्प्रेड कर देता है। अब अपवर्ड स्प्रेड करेगा इंट्राक्रेनियल के अंदर कौन से फोरामेन के थ्रू, फोरामेन लेसरम, ठीक है, एंड फोरामेन ओवेल के थ्रू ये जो है ड्रग स्प्रेड कर जाएगा मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर। अब वहाँ जाके इसने 6th क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व करना है और डिप्लोपिया और ऑफ्थेल्मोप्लेजिया करवाना है। सबसे पहली नर्व जो है वो क्रेनियल नर्व 6 इन्वॉल्व होती है, ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट इसके अंदर MCQs है। इसके अलावा जुगुलर फोरामेन में जाएगा तो 9th 10th 11 को इन्वॉल्व करेगा, हाइपोग्लोसल कैनाल में जाएगा तो क्रेनियल 12 को इन्वॉल्व करेगा, सिंपैथेटिक नर्व को इन्वॉल्व करेगा तो हॉर्नर सिंड्रोम करवाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फेटिक स्प्रेड की। तो लिम्फेटिक में स्प्रेड कर सकता है और ये कहाँ पे होता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड में जाता है। इप्सिलेटर भी जा सकता है और बायलैटरल भी जो है प्रेजेंटेशन की हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंट की। तो कहाँ जाएगा, लंग, बोन, लीवर के अंदर मोस्ट कॉमन जो है ना ये वहाँ पे स्प्रेड करता होता है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है इसके अंदर। सो क्लिनिकल फीचर्स में ये है, सबसे पहले एज की बात करेंगे कि ये एडवांस एज में होगा, ठीक है, 50 to 70 में होगा। जब हमने एंजियोफाइब्रोमा किया तो उसमें 10 to 20 ईयर्स हमेशा इतने ही छोटे बच्चे 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के इतने ही बच्चे आएंगे। लेकिन कार्सिनोमा के केस में मेल जो होगा वो बड़ी एज का होगा। अब नोज़ का क्या हाल होगा कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वही नेजल डिस्चार्ज होगा, डीनल स्पीच होगी, एपिस्टैक्सिस होगा, लेकिन प्रोफ्यूज़ नहीं होगा। एंजियोफाइब्रोमा में प्रोफ्यूज़ था। इसके अलावा कान के मसले तो आएंगे ही आएंगे, वो ऑब्स्ट्रक्शन होगी और जो है वहाँ पे स्पिरेशन हो जाएगी, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर ऑफ्थेल्मो न्यूरोलॉजी की बात करें तो हमने बात पहले की कि इसमें क्रेनियल नर्व 6 इन्वॉल्व हो जाएगा अगर तो स्किन एंड डिप्लोपी डेवलप करेगा। इसके अलावा क्रेनियल 7, 3, 4, 6 सारे इन्वॉल्व कर सकते हैं। फेशियल नर्व इन्वॉल्व कर सकती है इसके अंदर और 5 इन्वॉल्व कर सकती है इसके अंदर, और इसके अलावा जो है सेकंड भी इन्वॉल्व कर सकती है। उससे क्या होगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और 9th 10th 11th भी कर सकती है। सारे हमने पहले ही कर ली हैं कि कहाँ कहाँ जो है ना इसने करनी है। इसके थ्रू आप सबका पूरी की पूरी जो ऊपर पढ़ा है अपने सबको सब रिवाइज कर सकते हैं साथ के। अगर क्रेनियल नर्व जो है नेज़ोफेरिंक्स का है तो वो कहाँ स्प्रेड कर सकता है, वो ऑस्ट्रोजी ट्यूब में जाएगा तो सिस्टोटस मीडिया करवाएगा, नोज ऑर्बिट में जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा, डिस्टेंस जाएगा तो लंग, लीवर, बोन में जाएगा, सर्वाइकल नोड्स में कौन से होंगे ये सारा इसके अंदर जाएगा। ये आप पूरे का पूरे एक तरह का समरी है इसके अंदर, ठीक है, तो आप इसको याद करते हैं। पैराफ्रेंजियल स्पेस में जा सकता है तो ये ना इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा रेट्रोफ्रेंजियल जाएगा तो नेक की स्टिफनेस हो जाएगी, और फोरामेन लेसरम में जाएगा तो कौन से 3rd, 4, 5, 6 जो इन्वॉल्व कर सकता है। चलें जी, ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं टोटस ट्राइएड लिखा हुआ है आपका। टोटस ट्राइएड को याद करने का तरीका ये है कि TC510, टेक केयर 510, बस आपने इसको याद करना है। अब इसमें क्या है, T से है टोटस ट्राइएड, ठीक है, भूलिएगा नहीं आपको। C से है सबसे पहली बात कंडक्टिव डेफनेस, ठीक है, लिखा हुआ है कंडक्टिव डेफनेस होगी क्योंकि ऑक्सीजन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी, एक ये चीज़ हो। 5 का मतलब ये है कि इसमें 5th नर्व इन्वॉल्व होगी, ठीक है, और क्यों, इप्सिलेटरल टेम्पोरल पैराइटल न्यूरैल्जिया हो जाएगा 5th नर्व इन्वॉल्व होने की वजह से। 10 का है कि 10th नर्व इन्वॉल्व होगी तो पैराइटल पैरालिसिस हो जाएगा। सो TC510 ये आपका इंपॉर्टेंट, इसमें याद करना है आप। इसके अलावा सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और बहुत कॉमन इसके अंदर है कि सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होती हैं। अब ये इन्होंने जो है ना डिस्टेंट मेटास्टेसिस का लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ होती है और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होती है।
सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स सबसे पहले उन्होंने कहा कि सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी हो, कोई पेशेंट आता है तो उसको सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी ने 60 to 90% होगी ही होगी। फिर साथ हेयरिंग लॉस होगी, कंडक्टिव डेफनेस होगी, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एपिस्टेक्सिस होगी, क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होंगी। कौन सी होगी? 6 नर्व पहले होगी, हेडेक, ईयर एक, नेक पेन, वेट लॉस। अब मैंने आपको सारा बता दिया, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये वाला करना है और फिर आपने ये जो लिखे हुए डिस्टल मेटास्टेसिस वाले सिर्फ ये वाला ब्लॉक करना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बाकी सारे जो हैं वो मैंने बता दिए हैं, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर ही है। आगे हम डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, वो हम एंडोस्कोपी इवैल्यूएशन कर देते हैं, इमेजिंग करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, पोस्ट इनोवेशन टोमोग्राफी करवाते होते हैं, बायोप्सी हम इसके अंदर करवाएंगे और ऑडोग्राम करवा लेंगे। सही है, वही आपकी ट्रीटमेंट सेम वैसे डायग्नोसिस सेम है। उसके बाद हमें ट्रीटमेंट कैसे करनी है, रेडियोथेरेपी करवाएंगे, कीमोथेरेपी करवाएंगे। इसके बाद जो है आपका अगर ट्रीटमेंट रिकरेंट है तो आपके पॉजिटिव नोट्स होंगे, तो पॉजिटिव नोट्स के लिए आपने रेडिकल नेक डायसेक्शन करवा लेनी है। और अगर रिकरेंट और बार बार कर रही हैं तो आपने इसको सीटी स्कैन एवेल्यूएट करके उसके बाद जो है रेडिएशन करवानी है इसके अंदर। सो ये आपने करवा लेनी है, ये आपने दफ़ा देख लेना है इसको, ठीक है। इसमें यह है कि T1 का मतलब ये है कि ट्यूमर कन्फाइंड है, और T3 का मतलब ये है कि ट्यूमर इन्वेड करके बोन के अंदर, और T4 का मतलब ये है कि ट्यूमर चला गया है ब्रेन के अंदर, ठीक है। T3 बोन के अंदर, T4 ब्रेन के अंदर, T1 जो है वो लोकलाइज्ड। अब दरमियान में रहेगी T2, ठीक है। अब T2 जो है ना वो सॉफ्ट टिश्यू में जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ओरोफेरेंस में जाएगा। अब T2A में है कि पैराफ्रेंजिस जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं हुआ, और T2B में ये है कि पैराफ्रेंजियल जो स्पेस है वो भी इन्वॉल्व होगी इसके अंदर। सो ये आपने इसके अंदर याद कर लेना है, बस इतना सा याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम, आपका चैप्टर नंबर है 50, एक्यूट एंड क्रॉनिक फ्रेंजाइटिस। अच्छा, फ्रेंजाइटिस में जो है ना आपका ख़ास कुछ नहीं आता होता। सो ये जो है जस्ट आप इधर रीड कर लेंगे कौन सा वायरस कौन सा करवा रहा है, ठीक है। जैसे इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस एप्स्टाइन बार वायरस करवाता है, और हाइपरटेंशन जो है ना कोक्सा के वायरस करवाता है। फ्रिंजियो कंजक्टिवल फीवर जो है वो एडिनो वायरस करवाता होता है। एक्यूट लिम्फोनोड्यूलर जो फ्रेंजाइटिस है वो आपका मेनली वाइट येलो सॉलिड नोड्यूल्स बनते होते हैं जो कि कोक्सा के वायरस करवाता होता है, ठीक है। मीज़ल्स, चिकन बॉक्स वगैरह हो गए। सो ये आप सिर्फ रीड कर लें, इसको बाकी पीछे छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्रोनिक फ्रेंजाइटिस, आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये आया है कि क्रोनिक फ्रेंजाइटिस की अपनी टाइप्स बतानी है। सो दो तरह की टाइप्स होती है, होती है क्रोनिक कैट्रल फ्रेंजाइटिस होती है, सेकंड होती है क्रोनिक हाइपरट्रोफिक फ्रेंजाइटिस होती है। बाकी टियोलॉजी यही है कि इन्फेक्शन बो हो या माउथ ब्रीथर हो, ठीक है, क्रोनिक इरिटेंट्स हो, इन्वाटरपुलेशन वगैरह वो सेम वही हैं। सिम्टम्स ये है कि डिस्कम्फर्ट होता है, इसके अंदर फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, टायर्डनेस होती है, वॉइस कफ होती है। साइन क्या, अब क्रोनिक कैट्रल में क्या होगा कि उसको पोस्टीरियर साइड पे जो है कंजेशन होगी वेसल्स की, और वहाँ पे थिकन भी होंगे उसके फोशल पिलर्स वगैरह, और सिक्रीशन भी होंगी इसके अंदर। कैट्रल जब भी कोई चीज़ होती है तब सिक्रीशन होनी होती है। अगर हम हाइपरट्रोफी के ग्रैन्युलर की हम बात करें तो उसमें जो फ्रिंजल वॉल होगी वो थिक होगी, एडिमेटस होगी, और पोस्टीरियर वाल स्टडीड होगी विद रेडिश नोड्यूल्स, इसलिए हम इसे ग्रैन्युलर कह रहे होते हैं, ठीक है। और लेटर फ्रिंजल वॉल जो है वहाँ पे बैंड्स होंगे जो कि हाइपरट्रोफीड होंगे। सो ये आपने इसके अंदर कर लिया है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ।